वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की चर्चा कर रहे हैं और उसका एक छोटा सा भाग बचा हुआ है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको डायनेमो भी कहते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो। इसकी चर्चा हम कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल इसके जो महत्वपूर्ण है वो देख लेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की चर्चा हम कर चुके हैं कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और अगर कुंडली का परिपथ बंद है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा भी बहती है, माने एक धारा भी प्रेरित हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इस घटना को, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को, विद्युत धारा प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। और विद्युत जनित्र जो है यानी जनरेटर यानी डायनेमो भी एक ऐसी ही युक्ति है, एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का प्रयोग किया जाता है और दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए दिष्ट धारा डायनेमो यानी दिष्ट धारा जनित्र का उपयोग किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, चुंबक के, शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंड होते हैं और उनमें एक कुंडली होती है, उस कुंडली को उसमें घुमाया जाता है। अगर ये कुंडली है तो इस कुंडली को इसमें तेजी से घुमाया जाता है। जब कुंडली घूमती है तो फाई बराबर बी ए cos थीटा आप पढ़ चुके हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित धारा कुंडली में बहने लगती है, और इस प्रकार से कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसका हम उपयोग कर लेते हैं। यानी एक नंबर का एक महत्वपूर्ण सवाल भी हो सकता है यहाँ कि जनित्र क्या है। तो जनित्र एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। जनरेटर सभी लोगों ने देखा है, तो उसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यानी उसकी सहायता से हम जब उसमें ईंधन डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो उसकी सहायता से हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। बेसिकली उसमें एक कुंडली ABCD होती है, जो दो ध्रुवखंड होते हैं N और S, नॉर्थ और साउथ, और उनके बीच में ये कुंडली ऐसे घूमती रहती है। सर्पी वलय होते हैं, X और Y दो ब्रश होते हैं और इस तरीके से इनको जोड़कर कनेक्ट कर दिया जाता है। ये शक्तिशाली ध्रुवखंडों के बीच जब कुंडली घूमती है तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी प्रेरित धारा बहने लगती है, और वही हमको जो कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसके मुख्य रूप से ये भाग जो हैं, क्षेत्र चुंबक यानी जो N और S होता है, शक्तिशाली आकार का अवतल आकार के नॉर्थ और साउथ ध्रुवखंड होते हैं, यानी एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंडों के बीच आर्मेचर कुंडली का मतलब कुंडली से ही है, उसको आर्मेचर भी कहते हैं, वो इसके बीच में घूमती है। आर्मेचर कुंडली क्या होती है, नंबर 2 हो जाएगा आपका आर्मेचर कुंडली। पृथक्कृत तांबे के तारों की एक कुंडली ABCD होती है जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। इसमें फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। ध्रुव खंडों के बीच क्षैतिज अक्ष पर जल के टरबाइन के द्वारा इसको बार बार घुमाया जाता है। और तीसरी बात हो जाती है सर्पी वलय तथा ब्रश। ये सर्पी वलय तथा ब्रश हो जाते हैं। तो सर्पी वलय तथा ब्रश क्या होंगे, कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से कर दिया जाता है जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। ये तांबे के दो छल्ले हो गए जो एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, और इनका संबंध कुंडली के दोनों सिरों से अलग अलग कर दिया जाता है। इन्हें ही सर्पी वलय कहा जाता है।
ये जो तांबे के छल्ले हैं इनको सर्पी वलय कहा जाता है। और इन छल्लों को एक्स और वाई और ये एक्स, दो कार्बन के बने हुए ब्रश स्पर्श करते रहते हैं। ये ब्रश स्थिर रहते हैं तथा छल्ले इन ब्रशों के नीचे फिसलते हुए घूमते हैं। इन ब्रशों का संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है जिसमें हमको धारा भेजनी होती है। और इस प्रकार से जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है ध्रुवखंडों के बीच तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। अब अगर कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तो किसी क्षण अगर वो क्षैतिज अवस्था में है तो इस क्षण भुजा AB ऊपर हो जाएगी। अब जब भुजा AB ऊपर हो जाएगी तो निश्चित रूप से सीधी भुजा नीचे हो जाएगी और इस प्रकार से प्रेरित धारा बहने लगेगी। अब अगली स्थिति में जब AB भुजा नीचे आएगी तो ये सीधी ऊपर हो जाएगी और इस स्थिति में जो धारा की दिशा है वो बदल जाएगी, माने उलट जाएगी और हमको प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो है, अगला चैप्टर आपको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा, उसमें हम चर्चा करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में और फिर अगली दिशा में, यानी एक निश्चित समय के बाद एक दिशा में फिर उसी परिमाण के साथ उसी मात्रा के साथ दूसरी दिशा में परिवर्तित होती रहती, माने दोनों डायरेक्शन में चलती है। तो इस प्रकार से यहाँ दिशा हर आधे चक्र के बाद दिशा बदल जाती है और इसलिए इसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है इसी के साथ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल हैं क्या पूछे जा सकते हैं, हमने कुछ चर्चा भी की है इसकी। वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है, वोल्ट सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, सदिश राशि है। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण को प्रदर्शित करता है, इसकी चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हेनरी प्रति मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो हेनरी प्रति मीटर चुंबकशीलता का मात्रक है, ये भी आपको याद रखना होगा और ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनकी चर्चा हमको करनी है और कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। एक प्रश्न ये है, 500 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, 0.1 सेकंड में क्षेत्र 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए, जबकि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है। यानी R बराबर 10 ओम दिया है, डेल्टा T दिया है आपके पास 0.1 सेकंड, A दिया है क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 की घात -4 से गुणा हो जाएगा, यानी 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। B1 और B2 का मान दिया है, B1 बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और B2 दिया है 0, 0.2 से शून्य हो जाता है। अब यहाँ आपको ये बात समझनी जरूरी है, डेल्टा फाई निकालना होता है। डेल्टा फाई कैसे निकलेगा, φ2 - φ1 से। फ्लक्स परिवर्तन, अब फ्लक्स परिवर्तन कैसे निकलेगा, BA cos थीटा माइनस BA cos थीटा। एक φ2 है, एक φ1 है। यहाँ पर तीन राशियां हैं, फाई का मान तीन बातों पर निर्भर करता है, B, A और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। किसी सवाल में या तो B बदल रहा होगा या A बदल रहा होगा या cos थीटा बदल रहा होगा। मतलब क्या है, या तो B बदलेगा A और थीटा कांस्टेंट होगा, या A बदलेगा B और थीटा कांस्टेंट होगा, या B और A कांस्टेंट होगा, थीटा बदलेगा। इस प्रश्न में B बदल रहा है, यानी आप जो डेल्टा फाई निकालेंगे वो आपका हो जाएगा φ2 माइनस φ1। डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1, यानी B2A cos थीटा माइनस B1A cos थीटा। आप लिख सकते हैं B2 माइनस B1A cos थीटा। अब थीटा क्या है, कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि थीटा 90 अंश हो गया। कौन लंबवत रखा है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है।
तो जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये कुंडली हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये लंबवत। और थीटा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और अक्ष की दिशा के बीच कोण होता है, और कुंडली का अक्ष मतलब हुआ ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ थीटा का मान हो जाएगा 0, थीटा बराबर 0। तो हो जाएगा आपके पास 0 माइनस 0.2 10 पावर -2 cos 0, यानी 2 × 10⁻³ मीटर। ये आपका डेल्टा फाई हो गया। अब डेल्टा फाई ज्ञात हो गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। क्योंकि यहाँ n की कहीं कोई बात नहीं है, माने n नहीं दिया हुआ है, n बराबर, ये हमने ध्यान नहीं दिया, n बराबर 500 फेरे। तो ये हो गया आपका 500 2 10⁻³ और डेल्टा टी हो जाता है 0.1। 500 दूनी 1000 माने 10 वोल्ट। और ये प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे, अगर फ्लक्स घट रहा है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा, अगर फ्लक्स पॉजिटिव आया होता तो विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक। और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सीधे E का सूत्र ये लगाएंगे, n और डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, यानी आप यहाँ पर चिन्ह सहित मान नहीं रखेंगे, मापांक ले लेंगे, जो संख्यात्मक मान आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। -10 आवे तब भी आप 10 लिखेंगे, +10 आए तब भी आप 10 लिखेंगे, और दोनों दशाओं में आपका उत्तर सही होगा। तो ये विशेष बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये गलती बहुत हो रही है, इसलिए इसको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि माइनस अगर आ रहा है डेल्टा फाई का मान तो विद्युत वाहक बल धनात्मक आएगा, डेल्टा फाई का मान अगर प्लस आ रहा है तो विद्युत वाहक बल नेगेटिव आएगा, यानी माइनस। अब प्रेरित धारा I बराबर E अपान R 10/10 माने 1 एम्पियर। तो प्रेरित धारा आपकी 1 एम्पियर हो जाती है। प्रेरित आवेश भी पूछ रहे हैं, यहाँ पर I डेल्टा टी लगा देंगे, क्योंकि डेल्टा टी दिया है, और अगर डेल्टा टी न दिया होता तो फिर डेल्टा टी न दिया होता तो Q बराबर n डेल्टा फाई अपान R, ये फार्मूला। तो इसको आप लगा देंगे तब भी वही आएगा, 500 × 2 × 10⁻³ यानी कट जाएगा, 1/10 माने 0.1 आएगा। तो इस प्रकार से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके का एक प्रश्न न्यूमेरिकल का आपका पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। ये 2 सवाल आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एक स्वप्रेरण पर आधारित है और एक अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। स्वप्रेरण गुणांक यानी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, 2 प्रकार के प्रेरण की बात की गई है। तो स्वप्रेरण पर यह प्रश्न है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मान नोट कर लेंगे, मान जरूर नोट करेंगे जो भी दिया हुआ है, इससे हमको ये पता चल जाता है कि हमको क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। डेल्टा टी आपका हो जाता है 5 मिलीसेकंड, यानी हो जाएगा 5 × 10⁻³ सेकंड, और डेल्टा आई हो जाता है I2 - I1 12 - 2, यानी हो जाता है 10 एम्पियर। वी ई निकालना है विद्युत वाहक बल, तो ई बराबर एक सूत्र होता है -L डेल्टा आई अपान डेल्टा, 40 10⁻³ और डेल्टा आई 10 और डेल्टा टी 5 × 10⁻³, तो ये -80 वोल्ट हो जाता है। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि धारा का मान बढ़ रहा है, 2 से 12 हो जाता है, इसलिए विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। अगर ये धारा का मान 12 से 2 हो रहा होता तो ये माइनस आता, तब हमारा E का मान प्लस आता। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, न्यूमेरिकल करने में, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है।
इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। धारा में या फ्लक्स में अगर वृद्धि हो रही है तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा, और धारा में या फ्लक्स में कमी हो रही है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न है कि एक प्राथमिक कुंडली में 3 एम्पीयर की धारा बह रही है और 0.01 सेकंड में उसे शून्य कर दिया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट है और इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास दिया है I1 3 एम्पीयर और I2 0 और डेल्टा टी हो गया 0.001 सेकंड, तो डेल्टा आई क्या होगा I2 माइनस I1। अब I2 माने 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 एम्पीयर। अब ये वास्तव में जो डेल्टा I2 है, डेल्टा I है, वो क्या है? डेल्टा I का मतलब हुआ जब हम एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न होता है, और द्वितीय कुंडली में दिया है, यानी हमारे पास ये E2 दिया है 15,000 वोल्ट, और जो हमारा फार्मूला होता है वो ये होता है माइनस m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा I1 का मतलब इस I1 से नहीं है, डेल्टा I1 का मतलब है प्राथमिक कुंडली में जो धारा परिवर्तन हो रहा है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन, आप अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको I और I डैश लिख सकते हैं। तो डेल्टा I1 बराबर I माइनस I डैश माइनस I, यानी माइनस, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया आपका 15,000, ये माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा और 0.001, तो m का मान आ जाएगा माइनस माइनस से प्लस, m बराबर 3 × 15 यानी 5 हेनरी। ये 3 जीरो यहाँ दशमलव से हट जाएंगे और ये 3 × 15 यानी m का मान हो जाता है आपका 5 हेनरी। तो इस प्रकार से स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण पर आधारित प्रश्न हुए। जो स्वप्रेरण गुणांक, यहाँ पर हमारे पास L ज्ञात था, E निकालना था। ऐसा भी हो सकता है कि L निकालना हो, जैसे इस सूत्र में था। ये दोनों सवाल एक ही हैं, बस अंतर इतना है इन दोनों में जो डिफरेंस है कि एक ये स्वप्रेरण पर आधारित है, ये अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। यहाँ हमको M फाइंड करना था, यहाँ E फाइंड करना था। ये प्रश्न इस तरीके का भी हो सकता है जिसमें L फाइंड करना हो, तो E का मान दिया होगा, L हम ज्ञात कर लेंगे। और ये प्रश्न इस तरीके का हो सकता है जहाँ हमको M ज्ञात हो, E2 ज्ञात करना हो। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न तरीके के प्रश्न हो जाएंगे जिनका आपको अभ्यास करना है। न्यूमेरिकल की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो थ्योरी आपका निश्चित रूप से अपने आप तैयार हो जाता है। इसलिए न्यूमेरिकल आप अच्छे से तैयार करें। न्यूमेरिकल तैयार करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप बैठे रहेंगे इत्मीनान से तो नहीं होगा। ये सब बहुत आसान है लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2018 में पूछा भी गया है। ये प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। L लंबाई के तांबे की एक क्षण B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर होगा। एक क्षण है, ये क्षण है और इसकी लंबाई जो है वो L है। एक सिरा इसका O है और दूसरा सिरा P। इस क्षण के परितः वो कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है और माना कि वो डेल्टा T समय में P से घूमकर Q पर पहुंच जाती है और इतने समय में जो उसका कोणीय विस्थापन होता है वो डेल्टा थीटा होता है। डेल्टा T समय अंतराल में P से घूमकर Q पर पहुंच जाती है। माना क्षण डेल्टा T समय में डेल्टा थीटा कोण घूमकर P से Q पर पहुंच जाती है। तो जब P से Q पर पहुंच जाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसलिए क्षेत्रफल या तय किया गया क्षेत्रफल या घूमा गया क्षेत्रफल, इसलिए घूमा गया क्षेत्रफल
डेल्टा ए बराबर क्या होगा 1/2 ओपी इंटू पी क्यू, ओपी इंटू 1/2 ओपी माने एल और पी क्यू माने चाप, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, तो कोण माने डेल्टा थीटा और त्रिज्या माने एल, यानी हमारे पास क्या आया डेल्टा ए इक्वल टू 1/2 एल स्क्वायर डेल्टा। अब क्या करें, डेल्टा टी समय में पहुंची थी तो डेल्टा टी से भाग देंगे, क्या मिलेगा डेल्टा ए अपान डेल्टा टी एल स्क्वायर, और डेल्टा टी क्या है अति सूक्ष्म है, जब डेल्टा टी अति सूक्ष्म है तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, यही डिफिनेशन भी है डिफरेंशिएशन की, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा, इसको हम पढ़ते हैं डीए बाई डी और 1/2 एल स्क्वायर, ये हो गया डी थीटा अपान, और इसी को ओमेगा कहते हैं 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। और क्या चाहिए हमको, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर डी फाई अपान डी, तो क्या होगा बी डी ए बाई डी, और डी ए बाई डी टी का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना है। तो इस तरीके से प्रेरित विद्युत वाहक बल 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर सिद्ध हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में पूछा भी गया है, इसलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 0.012 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है। परिपथ द्वारा घिरा हुआ फ्लक्स कितना होगा, यानी फाई का मान हमको ज्ञात करना है। तो फाई बराबर आप जानते हैं बी ए होता है, बी ए। अब बी हमारे पास नहीं दिया है, तो पहली बात कि दिया क्या है 1-2 मीटर, ये आर है, बी दिया है 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। चूंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और m बराबर 9 × 10⁻⁻31 कूलम। यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि ई का मतलब इस प्रश्न में कहीं भी विद्युत वाहक बल से नहीं है, ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ पर जब गति करता है तो ई वी बी यानी मैग्नेटिक फोर्स बराबर जो अब अभिकेंद्र बल होता है, अभिकेंद्र बल और चुंबकीय बल दोनों बराबर हो जाते हैं mv² अपान r। तो यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हैं mv अपान e r, और फाई बराबर होता है ba फ्लक्स, फाई बराबर ba और b क्या है mv अपान e r, और a क्या होगा पाई r स्क्वायर। r की एक घात कट जाएगी, यानी आपके पास क्या आएगा mv पाई r अपान। तो अब हम फाई का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे और फाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी 9 10⁻31 10⁶ 3.14, r हो गया 0.012 मीटर और अपान 1.6 × 10⁻⁻90। तो ये 9 और आपका हो जाएगा 314 12/100। क्या किया गया, सब दशमलव हटा दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात की चर्चा हम इसी सवाल में कर लेते हैं। हमने देखा है प्रायः कि इंटरमीडिएट के लड़कों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है। उसका बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जितने दशमलव हैं सब हटा दीजिए और अंक को लिख लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या था 31 और 2 घात ये 33 और 3 36।
की घात माइनस 36। कैसे? 31 घात ये है, 2 अंक पर दशमलव लगा है इधर से तो 2 माइनस घात वो होगी, और 3 अंक पर यहाँ लगा है तो 3 माइनस ये होगी, यानी 3 माइनस और 2 माइनस, 5 माइनस और 31 माइनस यानी 36 माइनस, और 6 हमारे पास प्लस है। अब 19 माइनस और 1 माइनस यानी 20। अब आप इसको काट सकते हैं, 4 के 12, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 157 और 2 तो 9 157 गुणे 2, 2 नहीं 3 और बटे 2, और 10 की घात इकट्ठा करिए, 36, 6 घटेगा 30 बचा, 20 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 10 की घात माइनस 10 बचा। अब आप गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 9 सते 63, 6 9 पचे 45, 6 51, 5 9 एकम 9 5, 14 गुणे 3 बटा 2 गुणे 10 की घात माइनस 10, फिर गुणा कर दीजिए तो बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 10, 21 1 और 9 18 29 और 10 की घात माइनस 10, और आप इसको लिख सकते हैं 1 1 9 5 गुणे 10 की घात माइनस 7। फिर यहाँ गड़बड़ी होती है, क्या गड़बड़ी होती है? ये दशमलव जब इधर आता है, ये दशमलव इधर खिसकेगा तो ये माइनस घात कम हो जाएगी, यानी माइनस 10 था, अगर हम माइनस में कहें तो बढ़ जाएगा, यानी संख्यात्मक मान इसका कम हो जाएगा। 3 अंक खिसका है तो माइनस 10 था तो 3 कम हो गया, यानी ये 7 बचा, तो आपका उत्तर हो गया 2.1195 गुणे 10 की घात माइनस 7। आप इसको 1 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 वेबर लिख सकते हैं। आपको यहाँ क्या करना था? घिरा हुआ फ्लक्स ज्ञात करना था, तो इस तरीके से हमारा घिरा हुआ फ्लक्स ज्ञात हो जाता है। ये बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। आप फिजिक्स के संदर्भ में नोट्स और न्यूमेरिकल ये जरूर तैयार करें, नोट्स अपना तैयार करें ताकि आपको पढ़ना हो जब तो कोई असुविधा ना हो। इसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल ढूंढ कर अपने जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उसका प्रयोग करके आप न्यूमेरिकल अपने नोट्स बुक में लिखें और उसके बाद उनका सलूशन करें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम प्रयास करेंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान करें। ये आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार छठा चैप्टर था, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो खत्म होता है। आपका जो अगला चैप्टर है भाग 1 में 2 चैप्टर और बचे हैं, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंग, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है छोटा चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी नहीं है उसमें, प्रत्यावर्ती धारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और महत्वपूर्ण भी है, एक क्वेश्चन उससे पूछा भी जाता है। तो अगले सेशन में हम प्रत्यावर्ती धारा की चर्चा करेंगे। नोट्स बनाने के लिए आपको चित्र, हम जो भी डायग्राम या जो भी फिगर होते हैं वो हम यहाँ बना देते हैं, क्या लिखना है इसकी भी चर्चा हम कर देते हैं। तो आप वीडियो को प्ले पास करके हुए अपना नोट्स अपनी कॉपी में हेडिंग के साथ तैयार कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा। भाग 1 हमारा ख़त्म है, तो आप भी जब वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, धीरे धीरे उसको कंप्लीट करते रहेंगे तभी हो पाएगा। आधे घंटे में जो हम आपको लगभग 30 मिनट का वीडियो जो देते हैं उसमें आपके लिए करीब 2 घंटे का काम हो जाता है। तो अगर आप ढंग से घर पर करेंगे तो आपका सिलेबस निश्चित तैयार होगा। चैनल पर हमारे बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आपका लाइक और शेयर अधिक महत्वपूर्ण है। आपके लाइक और शेयर से हमको प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम आपको अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराते रहें और आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करते रहें। धन्यवाद। अगले सेशन में हम अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा की चर्चा